नमस्कार बच्चों। आज काव्य संकलन में हम वीरेन डंगवाल की कविता तोप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व कि हम वीरेन डंगवाल जी की कविता के बारे में पढ़ें, सबसे पहले उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। तो वीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टेहरी, जो कि गढ़वाल में स्थित है, वहां इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, प्रारंभिक शिक्षा इनकी नैनीताल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ये इलाहाबाद गए। और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी बहुत अधिक रुचि थी और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई कविताओं का भी संकलन किया। इन कविताओं के संकलन के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रथम कृति, या कहा जाए कि इनकी पहली काव्य रचना के लिए इन्हें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और दूसरी कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जैसा कि हम इनकी कविताओं में पाते हैं, इनकी कविताओं में मुख्य रूप से इन्होंने जन साधारण की पीड़ा को या उनकी तकलीफों को ध्यान में रखते हुए उसका चित्रण करने का प्रयास किया है। तो इनकी भाषा आम जनता को बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि आम जनता को लेकर इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है और बहुत सहज और सरल भाषा में इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। तो जब हम ये देखते हैं कि इनकी कविताओं में बहुत सहज सरल भाषा, तो हर एक को इसका अर्थ ग्रहण करने में इतनी कठिनाई नहीं होती है। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस कविता में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग किया है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इसमें कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया है। मुहावरों जो आप जब उसका प्रयोग करते हैं किसी अपनी भाषा में, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो इसे अब जो इन्होंने इस कविता में दो मुख्य बातों पर ध्यान आकर्षित किया है, या दो मुख्य बातों के ऊपर बताया है। एक है प्रतीक और दूसरा है धरोहर। प्रतीक जो पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई निशानियां, हमारे लिए जो छोड़ी गई निशानियां हैं, जो पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ी हैं, वो, और धरोहर यानी विरासत। तो हमने जो इस कविता में अभी पाया, ये जो हमारे पूर्वज हैं, जो प्राचीन काल में हमारी इस कविता में उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की गई है, यानी उनकी उपलब्धियों की जानकारी हमको मिलती है। और दूसरी ये कि ये भी बताती है कि उन उपलब्धियों के साथ साथ उन्होंने किस प्रकार की गलतियां की, किस प्रकार की चूक उनसे हो गई, जिसका भूल उनसे हो गई, जिसका हर्जाना या जिसका परिणाम आज भी नई पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। बहुत सरल सा अर्थ है इसमें कि अगर कोई बड़े, कभी भी हमसे बड़े, अगर कभी कुछ गलतियां, ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, तो उसका असर आज भी दूसरी पीढ़ी पर या दूसरे लोगों पर पड़ता ही रहता है। ये बात उस समय की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, परंतु उनके व्यापार में बहुत हम कह सकते हैं कि व्यापार करना तो उनका उद्देश्य था, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य को बहुत अच्छे से अंजाम नहीं दिया और उन्होंने और अन्य ऐसी चीजें की कि यहाँ पर तो आए तो थे वो व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन यहाँ के शासक बन बैठे। तो ये बहुत गलत उद्देश्य था उनका, और जिसके कारण कवि इस कविता के माध्यम से दो मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। एक तो है तोप और दूसरा है कंपनी बाग।
यानी तोप ऐसी एक वस्तु का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया जिसका तोप जिसको कि हम टैंक कहते हैं, और इसका प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों को मारने के उद्देश्य से करती थी, या इसका प्रयोग उन्होंने 1857 की क्रांति में किया। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया। और दूसरा, उन्होंने कई बाग बनवाए, बगीचे बनवाए, और वहां अब ये तोप सुरक्षित रखी गई है। तो बहरहाल हम इस बात पे आ जाते हैं कि ये कविता की रचना तो काफी पहले हो चुकी है, लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसका उद्देश्य केवल व्यापार करने का था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने यहाँ का वातावरण का अवलोकन किया या जानकारी ली तो उनको लगा कि यहाँ पर शासन किया जा सकता है, चाहे कोई भी कारण रहा हो। और उन्होंने जब यहाँ पर शासन करना शुरू किया तो कुछ लोग, कुछ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जिनको कि ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ जंग शुरू की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग शुरू की। और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरह एक प्रथम विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा जिसमें उन्होंने इस तोप का प्रयोग किया उनके खिलाफ। किनके खिलाफ? जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके खिलाफ। तो जब ये तोप का प्रयोग किया गया तो ये तोप उस वक्त इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसे ऐसे लोगों को तहस नहस कर दिया जो बहुत शक्तिशाली थे, जो देश में अंग्रेजों को नहीं रहने देना चाहते थे, उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहते थे। वैसे लोगों को इन्होंने इस तोप के माध्यम से धराशायी कर दिया और अंत में विजय हमारी हुई, यानी भारतीयों की विजय हुई। लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी, बहुत दुख दर्द वाली घटना का वर्णन है, यानी प्रथम विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा हम लोगों को, कई ऐसे लोगों, मासूमों को हाथ धोना पड़ा, अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और तब जाकर हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इस कविता में जो इस कविता का सार कुछ अंशों में मैं समझा देती हूँ। और इस कविता में जो तो कविता वीरेंद्र लंगवाल जी की कविता है, ये बहुत उद्देश्यपूर्ण कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि ने उन गलतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है कि जो हमारे पूर्वजों ने की, और आज कंपनी के द्वार में, जो कंपनी बाग के द्वार में ये तोप एक धरोहर के रूप में रखी गई है, एक अमानत के रूप में रखी गई है, जिस तोप का प्रयोग कभी 1857 की क्रांति में, 1857 के प्रथम विश्व युद्ध की क्रांति में इस्तेमाल किया गया था अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध में। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है, ये वही तोप है जिसे हमने प्रयोग किया था 1857 की क्रांति में, और यह तोप हमें विरासत में मिली है, इसलिए हम इसकी देखभाल भी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि विरासत में आई हुई चीज की देखभाल हर कोई करना चाहता है और हर कोई बहुत अच्छे तरीके से करता है। और कभी कहते हैं कि इसे 2 बार वर्ष में चमकाया जाता है, वर्ष में 2 बार इसे चमकाया जाता है, और वो 2 वर्ष में 2 दिन ऐसे कौन से दिन हैं? ऐसे वो दिन हैं, एक है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो हम 15 अगस्त मनाते हैं, और एक 26 जनवरी यानी जो आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 2 दिन हमारे इस तोप को खूब अच्छे से नए रूप में दिखाने का प्रयास किया जाता है, और ये 2 दिन ऐसा लगता है मानो वो कितनी शक्तिशाली है, कितनी शक्तिशाली तोप ने, इतनी शक्तिशाली तोप ने कितने लोगों के सूरमा, यानी कि जो इतने शक्तिशाली लोग थे उनकी धज्जियां उड़ा दी, उनको तहस नहस कर दिया। इस बारे में बताया गया है। कवि ये भी कहना चाहते हैं कि आज जो कभी ऐसी तोप का प्रयोग हमने इस कार्यों में किया, आज वो तोप निरर्थक पड़ी हुई है, यानी कि वो अर्थहीन पड़ी हुई है, अब बेकार पड़ी हुई है, उसका कोई
असर नहीं दिखता है अब, या फिर हम उसका प्रयोग अब इन सब कार्यों में नहीं करते हैं। तो अब किस प्रकार वो प्रयोग में आने लगी है? वो इस प्रकार प्रयोग में आने लगी है कि अब बच्चे जिनको कि घुड़सवारी करने का बड़ा शौक होता है, छोटे बच्चों को बड़ी घुड़सवारी करने का शौक होता है, तो अब ये जो तोप है वो घोड़े के रूप में प्रयोग होने लगी है। यानी छोटे बच्चे जो यहाँ पर यात्रीगण आते हैं और उनमें कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि ये छोटे बच्चे उस तोप पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं, घोड़ा मानकर उस पर सवारी करते हैं। और अभी जब वो तोप में बच्चे नहीं बैठते तो चिड़िया बैठ जाती हैं उस पर आकर, और चिड़िया गपशप करती हैं। चिड़िया, छोटी चिड़िया जिनको कि आप गौरैया जिनको आप स्पैरो कहते हैं, और वो चिड़िया आपस में बातचीत करती है, गुनगुनाती है, चहचहाती है, अंदर घुस जाती है, कई बार उसके मुंह के अंदर घुस जाती है, तोप के मुंह के अंदर, और कहती है, कोई कितना भी ऐसा लगता है कि वो कह रही हो कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी शक्ति संपन्न क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसका अंत आना ही है। अब हम कविता पर चर्चा करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो ये कंपनी वीरेंद्र रंगवाल जी की कविता तोप का आरंभ हम करते हैं। तो चलिए तोप के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार है। पंक्तियां: कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिली कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो कवि कहना चाहते हैं यहाँ पर कि कंपनी के बाग में मुहाना अर्थात एंट्रेंस पर यानी प्रवेश द्वार पर जो रखी गई है, ये तोप रखी गई है। जैसे ही आप भीतर समावेश करते हैं या भीतर जाते हैं, वहां आपको तोप दिखाई देगी, बिल्कुल प्रवेश द्वार के पास तोप दिखाई देगी, जो ये 1857 की क्रांति की याद दिलाती है हमको, क्योंकि ये तोप 1857 की प्रथम विश्व युद्ध में क्रांति में इसका प्रयोग किया गया। किसके खिलाफ? भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को नेस्तो नाबूद करने की ओर बताया गया है। और आज ये तोप की बड़ी देखभाल की जाती है, इसकी होती है बड़ी संभाल मतलब बहुत देखभाल की जाती है, विरासत में मिली है। ये कंपनी बाग की तरह साल में 2 बार इसे चमकाया जाता है। और ये जब चमकाया जाता है तो वो 2 दिन कौन से होते हैं? वो 2 दिन होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, जो कि हमारे राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाना जाता है। और 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हम इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में, एक प्रतीक के रूप में इसको चमकाने का प्रयास करते हैं, अर्थात इसको बहुत नए तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं, बहुत नया दिखाने का प्रयास करते हैं। और कंपनी की बाग को तो हम हमेशा ही अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, पर ये 2 दिन वो हम बहुत ध्यान से इस पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से इसे चमकाया जा सके, अर्थात इसको किस तरह से नया बनाया जा सके, नए तरीके से इसको रखा जा सके, नवीनता दिया जा सके। अगली पंक्ति: सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, यानी सुबह और शाम बहुत से सैलानी अर्थात पर्यटक यहाँ आते हैं और यहाँ यात्रा करते हैं। जब यहाँ आते हैं घूमने फिरने के उद्देश्य से, तो वो यहाँ इस कंपनी बाग में इस तोप को देखते हैं। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अर्थात वो ये कहते हैं कि तोप ये बताती है कि ये बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली तोप है। तो ये बताती है कि ये तोप इतनी शक्तिशाली है, मतलब तोप तो अपने आप से कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ कवि ने अपने कविता के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि अगर ये तोप
कह पाती तो ये कह रही है, ये तोप कहना चाहती है कि देखो मैं कितनी शक्तिशाली थी, कि मैंने ऐसे सूरमाओं के यानी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी थे, जो इतने बलवान थे, उन सब की धज्जियां उड़ा दी, मतलब उनको तहस नहस कर दिया, मतलब उनको मैंने हटा दिया। और अंत में जो है वो इन पंक्तियों में कवि ने ये भी धज्जियां उड़ाना मुहावरे का प्रयोग भी कवि ने किया है। और अगला जो है वो अगली पंक्ति, आखिरी पंक्तियां जो हैं वो ये हैं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। तो बहरहाल मतलब फिलहाल, अब जो फिलहाल यानी कि अब जो समय आया है उसमें कवि कहना चाहते हैं कि अब जो छोटे बच्चों को बड़ी घुड़सवारी करने का शौक होता है, यानी घोड़े की सवारी करने का शौक होता है, तो अब वो क्या हो रहा है, अगर जब बच्चे वहाँ सैलानी के तौर पर यानी यात्री के तौर पर जब पर्यटक के तौर पर आते हैं तो उनको घुड़सवारी करने का शौक होता है, तो वो क्या करते हैं, इस तोप के ऊपर बैठकर इसे घोड़ा समझकर इस पर घुड़सवारी करते हैं। अगर यह फारिग हो अर्थात खाली हो, यानी अगर ये खाली हो जाए तो उसके ऊपर बैठकर, यानी उसके ऊपर बैठकर कौन बैठता है, चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। और कई बार जब वो खाली होती है तो चिड़िया ही उस पर बैठकर गपशप करती हैं, बातें करती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। यानी जब गौरैये इसके अंदर, गौरैया यानी स्पैरोज, जब स्पैरोज वहां आते हैं और वो जब बैठती हैं तो इसके भीतर जब वो घुस जाती हैं तो क्या होता है, वो आपस में बातें कर रही होती हैं, गुनगुना रही होती हैं या चहचहा रही होती हैं। तो अंदर इसके मुंह में घुसकर जब वो चहचहा रही होती हैं तो अंत में कवि कहते हैं कि बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कवि कहते हैं कि गौरैया बता रही होती है कि कितना भी शक्तिशाली कोई व्यक्ति या वस्तु कोई भी क्यों ना हो, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जब चहचहा रही हैं तो ऐसा लगता है कि वो बातचीत कर रही है, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उनका शक्ति समापन होना ही है, यानी वो शक्तिहीन हो ही जाएंगे। तो अंत में इस कविता में मुख्य रूप से जो हम चर्चा करते हैं या देखते हैं वो दो मुख्य बातें हैं। पहला, विरासत में मिली हुई कोई भी चीज हमें जब हमारे अतीत की जानकारी हमें देती है, अतः हमें उन्हें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। और दूसरा, संसार में कोई भी चीज कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसको नष्ट होना ही है। तो गृह कार्य, कुछ विशेष संरचनात्मक कार्य दिए जा रहे हैं आपको, और वो गृह कार्य है पहला कि हमारे अपने पूर्वज हमें विरासत में कौन कौन सी ऐसी चीजें दे गए हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। और दूसरा, तोपों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए और उसे, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्न भी हैं और जिन्हें लगता है कि एक बार मुझे उम्मीद है कि इस कविता के माध्यम से आपको इस कविता की पूर्ण जानकारी मिल गई होगी, आप समझ गए होंगे इस कविता का सार भी। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इन प्रश्नों के भी उत्तर करें। तो पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न, कंपनी बाग के मुहाने पर क्या रखा हुआ है और क्यों? एक बार पुनः दोहरा रही हूँ, कंपनी बाग के मुहाने पर क्या रखा हुआ है और क्यों? कंपनी बाग में रखी तो अब किसके काम आ रही है? कंपनी बाग में रखी तो अब किसके काम आ रही है? आशा है
कि आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और भविष्य में एक और नए वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।